नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जयराम रमेश का दावा, पीएम मोदी ने सवालों से बचने के लिए भेजे सांसद विदेश। 25,000 महिलाएं करेंगी पीएम मोदी का अभिनंदन। गुजरात दौरे पर होगा रोड शो। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी का टीएमसी पर हमला, कहा हिंदुओं को निशाना बनाने की थी साजिश। विजय वड़ट्टीवार का ऑपरेशन सिंदूर पर फिर हमला, दिया विवादित बयान। कोरोना को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को किया अलर्ट। और राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी का इमोशनल पोस्ट, कहा पापा आपकी यादें करती हैं मार्गदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के सांसदों को विदेश भेजने का फैसला इसलिए लिया ताकि वो कठिन सवालों का जवाब देने से बच सके। रमेश ने कहा है कि पीएम मोदी वैश्विक और घरेलू स्तर पर पूछे जाने वाले सवालों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी की छवि खराब हो चुकी है। जयराम रमेश ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ये बात कही। जयराम रमेश ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो भी साझा करते हुए पीएम पर निशाना साधा। इस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी बता रहे हैं कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया, जिससे विदेश में उनका इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी में अच्छाई, शालीनता और मानवता जैसे गुण नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का ये वीडियो पीएम मोदी के विपरीत एक सुलझे हुए नेता की छवि पेश करता है। जयराम रमेश ने पीएम मोदी की छवि पर सवाल उठाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां देश के सांसद विदेश में पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे में अभूतपूर्व स्वागत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 26 मई को बड़ौदा पहुंचने पर 26,000 महिलाएं सिंदूर की सलामती के लिए अभिनंदन करेंगी। पीएम मोदी बड़ौदा एयरपोर्ट के पास ही एक रोड शो में महिलाओं के अभिनंदन को स्वीकार करेंगे। पीएम का ये रोड शो बड़ौदा एयरपोर्ट के पास होगा। इसके बाद वो दाहोद के लिए रवाना हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर सीधे हमला बोला है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये हिंसा सुनियोजित थी और इसमें खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंसक भीड़ में शामिल लोगों ने जानबूझकर चेहरों को मास्क से ढका हुआ था ताकि उनकी पहचान न हो सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय पार्षद महबूब आलम हिंसा फैलाने वालों के साथ मौजूद था और उसी के इशारे पर हमला किया गया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राज्य की सरकार पूरी तरह हिंदू विरोधी मानसिकता से काम कर रही है। बीजेपी ने स्थानीय पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि जब हिंसा हुई तब पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय रही और घटनास्थल से गायब थी। इससे साफ है कि या तो पुलिस को राजनीतिक दबाव में निष्क्रिय रहने को कहा गया था या फिर इस षड्यंत्र में शामिल थी। रिपोर्ट में कुछ चश्मदीदों के बयान भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा है कि हमलावरों ने धर्म देखकर लोगों को निशाना बनाया और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि क्या ममता बनर्जी अब अपने उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी जो इस हिंसा में शामिल थे। उन्होंने ममता सरकार पर हिंदुओं को सुरक्षा देने की बजाय हिंसक तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। के अनुसार मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत साफ और स्पष्ट रूप से यह इंगित किया गया है कि हिंदुओं को लक्षित करके, टारगेट करके हिंसा की गई और इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल थे और पुलिस का रवैया हिंसा को रोकने की बजाय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की कार्यों की अनदेखी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर कांग्रेसी नेता विजय वड़ट्टीवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नागपुर में दिए गए एक बयान में उन्होंने रक्षा कार्रवाई की लागत और प्रभाव को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। वड़ट्टीवार ने कहा है कि 15,000 रुपए के ड्रोन को मार गिराने के लिए सरकार ने 15 लाख रुपए की मिसाइल दाग दी। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि सरकार बताए क्या ये रणनीति सही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में कितना नुकसान हुआ, क्या ये छोटा युद्ध था या बड़ा। ये सवाल पूछना गलत कैसे हो सकता है।
आइए सुनते हैं क्या बोले कांग्रेस विधायक विजय वड़ट्टीवार। कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, हमारी कितनी कैजुअलिटी हुई है, हमारे कितनी सैनिक का नुकसान हुआ है, हमारे कितने राफेल का ये हुआ है। अभी तो चाइना मेड 5,000 ड्रोन उन्होंने भेजा, वो चाइना के थे। उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमने 15 लाख का ये दागा गया, वो क्या बोलते उसको, नहीं 15 हमारी मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन, वो चाइना की उसके पीछे पॉलिसी थी। ये भी कहा जाता है, ऐसी भी चर्चाएं बहुत जोर से है। सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है ये मुझे नहीं पता, पर ये चाइना के 5-6 हजार ड्रोन हिंदुस्तान में भेजे गए। उसको गिराने के लिए हमने 15-15 लाख का मिसाइल उसके ऊपर छोड़ा, उसको ध्वस्त करने के लिए डाला गया। ऐसी बहुत सारी चर्चा है। हमारे राफेल 4 राफेल या 3 राफेल गिराए गए, ऐसी चर्चा है। तो सरकार ने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारा ये नुकसान नहीं हुआ, हमारा फायदा हुआ। ये सच्चाई है, हमने इतना भारत पाकिस्तान का नुकसान किया है, भारत का कुछ नहीं हुआ है, बता देना चाहिए। युद्ध के बाद बताने को कोई कमजोरी है, गलत है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। और अभी हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि जो युद्ध विराम होने के बाद, वार रुकने के बाद में कोई विजय रैली निकाल कर बताना जा रहा है, तो ये भाजपा की क्या राजनीति है, इसके बारे में भी लोगों में शंका है। तो इसी का जवाब हमें मांगना चाहिए। खड़गे साहब ने यही कहा कि इस बारे में जवाब दो। जानकारी के लिए बता दें कि विजय वड़ट्टीवार इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादास्पद बयान दे चुके हैं। इस बार भी उनके सवाल सियासत में नई बहस छेड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को समय रहते आगाह किया है। सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार को कोविड-19 के खतरे से आगाह किया है। उन्होंने लिखा है, खतरे की घंटी बजने से पहले कोरोना के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सरकार को समय रहते कदम उठा लेने चाहिए। पिछली बार की तरह की लापरवाही और बदइंतजामी की चूक फिर से न दोहराई जाए। बीजेपी की चूक हमेशा लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है। अब तो कोरोना का टीका भी है जो नाकाम साबित हो चुका है, जिसके सर्टिफिकेट बढ़ चढ़कर बांटे गए थे। इसलिए इस बार सजगता की और भी अधिक जरूरत है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने अपने पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर याद किया। राहुल ने राजीव गांधी की समाधि की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, पापा, आपकी यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं। आपके अधूरे सपनों को साकार करना ही मेरा संकल्प है और मैं इन्हें पूरा करके रहूंगा। राहुल गांधी ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी के साथ राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गांधी को सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजीव गांधी महज 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। वे 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी को कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है। उनकी पुण्यतिथि के दिन को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनकी हत्या 11 मई 1991 को तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान की गई थी। उनकी हत्या एक बड़े आतंकी हमले के रूप में याद की जाती है। राजीव गांधी के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
मुंबई लोकल से एक शर्मनाक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक नेत्रहीन महिला पर एक पुरुष यात्री को हमला करते हुए साफ देखा जा सकता है। ये पूरी घटना विकलांग यात्रियों के लिए आरक्षित कोच की है और ये वीडियो सोमवार 19 मई का बताया जा रहा है। घटना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से अमरनाथ जा रही लोकल ट्रेन की है, जहां एक पुरुष यात्री महिला से पहले बहस करता है और फिर मारपीट पर उतर आता है। चौंकाने वाली बात यह है कि उस वक्त कोच में मौजूद अन्य यात्रियों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी महिला को पीटता रहा। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग आरक्षित कोच में अनाधिकृत यात्रियों की घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अब जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करके संबंधित आरोपी शख्स और उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि रेलवे की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन घटना ने एक बार फिर ट्रेन सुरक्षा और आरक्षित कोच के नियमों के पालन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देश भर में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। भारत मौसम विज्ञान यानी कि IMD ने 21 से 26 मई तक भारी से अति भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। 15 से ज्यादा राज्यों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पश्चिमी तटीय राज्यों में खतरे का सबसे बड़ा अलर्ट है। कर्नाटक, गोवा, कोंकण और केरल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। 22, 25 और 26 मई को तटीय कर्नाटक में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं 20 और 21 मई को केरल में और घाट क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान है। उधर पूर्वोत्तर भारत भी अगले 7 दिनों तक बरसात के साए में रहेगा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हर दिन बारिश होगी। 21 मई को असम और मेघालय में अति भारी बारिश का खतरा है। मध्य भारत और पूर्वी भारत भी अछूते नहीं हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ गरज चमक की बारिश हो सकती है। वहीं 24 से 26 मई के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में भी हलचल है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में गरज के साथ हल्की बारिश की चेतावनी है। खास बात यह है कि 21 से 26 मई के बीच पश्चिमी राजस्थान और यूपी के कुछ इलाकों में भी धूल भरी आंधी भी चल सकती है। बहरहाल सरकार और सभी संबंधित स्थानीय प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। और अब आपको दिखाते हैं नागपुर से एक ऐसा दृश्य जो हैरान भी करता है और मोहित भी। नागपुर में आकाश में सूरज के चारों ओर बना एक चमकदार घेरा दिखाई दिया, जिसे सनहाला कहा जाता है। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि जिसने भी देखा कैमरे में कैद कर लिया। देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इसे किसी खगोलीय चमत्कार से कम नहीं मान रहे, लेकिन सवाल उठता है ये आखिर होता क्या है और क्यों दिखता है। वैज्ञानिकों की माने तो इसे सूर्यहाला या फिर सोलर हेलो कहा जाता है। ये तब बनता है जब ऊंचाई पर मौजूद बर्फीले बादलों से होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं। प्रकाश के अपवर्तन और प्रवर्तन से ये गोलाकार घेरा बनता है, बिल्कुल सूरज के चारों ओर, करीब 22 डिग्री के कोण पर। ये कोई दुर्लभ घटना नहीं, लेकिन हर दिन भी नहीं दिखती। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये संकेत हो सकता है आने वाले मौसम बदलाव या बारिश का। तो अगर आप अगली बार आसमान पर इस तरह का सूरज के चारों ओर कोई घेरा देखें तो समझ जाइए कुदरत आपको कुछ इशारा कर रही है। गोवा से जहां मानसून की पहली दस्तक ने तबाही मचा दी है, मापुसा में भारी बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़कें नदियों में बदल गईं। सबसे दर्दनाक घटना मापुसा में सामने आई, जहां पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार बह गया और उसकी मौत हो गई। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। बारिश का पानी इतना तेज था कि कुछ ही मिनटों में सड़कें तालाब बन गई। कई इलाकों में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें और सतर्क रहें।
भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देश में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने के उद्देश्य से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत जिंदाबाद यात्रा निकालने का ऐलान किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने मुंबई प्रेस क्लब में इसकी घोषणा की। रामदास अठावले मुंबई में बयान देते हुए कहते हैं कि पीओके में भारतीय सेना की कार्रवाई को ऐतिहासिक सफलता बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकवादियों का सफाया हुआ और ये भारत की निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है। अठावले ने यह भी कहा कि हाल ही में पहलगांव में भारतीय पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का सेना ने करारा जवाब दिया है। एक बार फिर साबित किया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। भारत जिंदाबाद यात्रा 22 मई से शुरू होकर 6 जून 2025 तक चलेगी। ये यात्रा देश भर के राज्यों, जिला और तहसीलों में निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर देश प्रेम का संदेश फैलाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। त्याप्रमाणे रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने भारत जिंदाबाद यात्रा या नावाने सर्व महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्यामध्ये आणि देशभरामधल्या अनेक राजधानीच्या शहरामध्ये आणि ज्या ज्या ठिकाणी आमच्या शाखा आहे जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी अशा पद्धतीच्या भारत जिंदाबादच्या यात्रा तिरंगे झेंडे घेऊन काढण्यात येतील। 22 तारखेपासून उद्यापासून अशा पद्धतीच्या यात्रा काढण्याच्या सूचना कार्यकर्त्यांना देण्यात आलेल्या आहेत आणि आपापल्या सोयीप्रमाणे त्यांनी आपल्या जिल्ह्यामध्ये, तालुक्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये अशा पद्धतीच्या भारत जिंदाबादची यात्रा काढायची आहे। त्याच्यामध्ये पाकिस्तान मुर्दाबादच्या घोषणा द्यायच्या आहे, पीओके आमच्या ताब्यात आलाच पाहिजे अशा घोषणा द्यायच्या आहेत, आतंकवाद्यांचा धिक्कार असतो अशा घोषणा द्यायच्या आहेत आणि अशा पद्धतीनं मला वाटतं की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने भारत जिंदाबादची यात्रा सर्व ठिकाणी निगेगी। और खबरों में यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आईपीएल 2025 अपने आखिरी चरण में है और प्लेऑफ की रेस रोमांचक हो गई है, लेकिन इस बीच बीसीसीआई ने बारिश से प्रभावित मैचों को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए एक्स्ट्रा टाइम को 60 मिनट से बढ़ाकर 120 मिनट कर दिया है। ये नियम 20 मई से लागू कर दिया गया है। इससे पहले कई मैच बारिश के कारण रद्द हो चुके हैं, जिससे कई टीमों की प्लेऑफ की उम्मीदों को झटका भी लगा था। आईपीएल के लीग स्टेज के मैचों को में पहली बार कट ऑफ टाइम 10 मिनट 56 सेकंड होता था, लेकिन अब ये टाइम 11:56 हो गया है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है और आईपीएल को एक मेल लिखा है। केकेआर का कहना है कि ये कदम पहले उठाया जाना था क्योंकि उन्हें बारिश के कारण इस सीजन में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा है कि अगर ये नियम पहले होता तो 120 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम के कारण कम से कम 5-5 ओवर का मैच होने की संभावना बन सकती थी। बारिश के कारण केकेआर के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं खत्म हो गई। मैसूर ने कहा है कि इस तरह के फैसले और उन्हें लागू करने में संगतता इस लेवल के टूर्नामेंट के लिए सही नहीं है। केकेआर ने आईपीएल के इस मामले में विचार करने का अनुरोध किया है। आईपीएल 2025 की सबसे दिल छू लेने वाली तस्वीर, एक 14 साल का लड़का जिसने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबका दिल जीता और अपनी विनम्रता से दिग्गजों को झुका दिया।
अपने इस लीग के अंतिम मैच में पूर्व कप्तान धोनी के पैर छुए और पोस्ट मैच इंटरव्यू में राहुल द्रविड़ मना करते रहे, पर वैभव सूर्यवंशी झुके और लाइव कैमरे पर उनके पैर छुए। यही संस्कार, यही विनम्रता है जिसने क्रिकेट की दुनिया को एक नया हीरो दिया। आज पूरी दुनिया उन्हें भारत का भविष्य कह रही है। 14 साल की उम्र और रिकॉर्ड तोड़ कारनामा। क्रिकेट की नई सनसनी। वैभव सिंह ने महज 14 साल की उम्र में आईपीएल में 252 रन, 36 का औसत और 206.55 का स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने महज 7 मैचों में 24 छक्के का रिकॉर्ड भी बनाया। अपनी इस लीग मैच के अंतिम पारी में उन्होंने धोनी तक को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। धोनी ने वैभव को आउट करने के लिए फील्डिंग बदली, गेंदबाज बदले, लेकिन इस नई सनसनी को कोई नहीं रोक पाया और उन्होंने एक ऐसी दमदार अर्धशतकीय पारी खेली कि आउट होने से पहले ही उन्होंने जीत पक्की कर दी। महज 27 गेंदों में अर्धशतक और कुल 57 रन की पारी। और सबसे खास बात, मैदान पर शांति, संयम और क्रिकेट की परिपक्व समझ। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो भारतीय क्रिकेट का भविष्य गढ़ रहे थे। विनम्रता, टैलेंट और जज्बा, तीनों का शानदार मेल। कॉमेडी सीक्वल हेरा फेरी 3 एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। इस फ्रेंचाइजी में बाबू राव का किरदार निभाने वाले अभिनेता परेश रावल ने हाल ही में घोषणा की है कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। उनके इस ऐलान ने सभी को चौंका दिया है। अब इस मामले ने एक कानूनी मोड़ ले लिया है। अभिनेता अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी ने परेश रावल को नोटिस भेजकर हर्जाने की मांग की है और हर्जाने की रकम में 25 करोड़ रुपए की बात कही गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने परेश रावल को कानूनी नोटिस भेजकर 25 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। प्रोडक्शन हाउस का दावा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और शूटिंग शुरू करने के बाद परेश ने काम छोड़कर गैर पेशेवर तरीके से काम किया है। प्रोडक्शन की तरफ से ये भी कहा गया है कि परेश रावल फिल्म में काम करने के लिए 3 गुना ज्यादा फीस ले रहे थे। ऐसे में परेश रावल की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में दुनिया भर के फेमस सेलिब्रिटीज अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। इस इवेंट में बॉलीवुड कलाकारों ने भी रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरे। अब तक जैकलीन फर्नांडिस, उर्वशी रौतेला, जानवी कपूर, ईशान खट्टर सहित कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और भारतीय इन्फ्लुएंसर अपने लुक से फैंस को इम्प्रेस कर चुके हैं। अब फाइनली कांस रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय अपने जलवे बिखेरती नजर आएंगी। ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंच चुकी हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्हें कांस के नाइट एयरपोर्ट पर देखा गया। इस दौरान उनका जबरदस्त स्वागत भी हुआ। ऐश्वर्या और आराध्या का एयरपोर्ट पर गिफ्ट के साथ स्वागत हुआ। वीडियो में ऐश्वर्या व्हाइट शर्ट और ब्लू ओवरकोट में नजर आ रही हैं और आराध्या ने ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक लॉन्ग कोट पहना है। ऐश्वर्या और आराध्या दोनों ही बेहद खुश लगी। अब देखना होगा कि ऐश्वर्या राय रेड कार्पेट पर कैसा जलवा बिखेरती हैं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।